मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच एसपी लेसन्स पे। और अगर आज हम बात करें एसपी लेसन्स पे जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री। इससे लास्ट क्लास में अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की थी और उसकी अगर हम बात करें जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने शुरू किया हुआ था वो सबसे पहले तो हम उसका सिलेबस पे डिस्कस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डेट के अनुसार देखे जाए, अगर दिनांक के अनुसार देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री है जो 1857 में शुरू होती है, लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग हम मॉडर्न हिस्ट्री में करते हैं यानी कि आधुनिक भारत में करते हैं, लेकिन वो टॉपिक कहीं ना कहीं मध्यकाल से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग होती है लगभग 1453 के अराउंड फिगर से वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अहम रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं 1857 के बाद, क्योंकि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो कंपनी रूल होता है वो समाप्त होकर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका समाप्त हो जाती है। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, भूमिका समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेन रोल अगर बात करें हम अंग्रेजों का जो रोल चलता है वो चलता है 1858 के बाद, तो इसलिए हम इसको अंग्रेजों का ही काल पढ़ा जाता है, ब्रिटिश इंडिया का काल पढ़ा जाता है 1858 से। लेकिन इनके आगमन की अगर बात करें, इनका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें तो ये स्टार्ट हो गया था 1453 में और लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि किस प्रकार से 1453 में कस्तूर को यहाँ पर अधिकार होता है। उसके बाद बहुत सारे नागरिक आते हैं, कोई इधर चला जाता है कोई उधर चला जाता है और एक वास्को डी गामा था जो भारत आता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498, लेकिन बहुत सारी बुक आपको बताती है 14 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे जो वास्को डी गामा है वो भारत क्या करने आया, किस प्रकार आया और उसने भारत आने के बाद क्या किया। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, वास्को की। इसको वास्को भी बोल दिया जाता है, तो बात कर लेते हैं वास्को डी गामा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत आता है जी 17 मई 1498 को। अब यहाँ पे डिस्कशन करें हम 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आता है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये वास्को डी गामा भारत आया था ये किसकी सहायता से आया था। तो सहायता की अगर बात करें तो ये गुजरात का व्यापारी था, उसकी सहायता से क्या करता है, भारत आ जाता है। लेकिन बात करें ये जहाज में आया था, इसके जहाज का नाम क्या है, वास्को डी गामा का जो जहाज है वो कौन सा है, तो नाम क्या है इसका, साउदा गावियाना। क्या नाम है, साउदा गावियाना क्या है इसका नाम है। तो साउदा गावियाना नामक जहाज से क्या करता है, वास्को डी गामा भारत आता है और भारत आने के बाद सबसे पहले किस बंदरगाह पर अपना जहाज उतारता है, कालीकट बंदरगाह। किस बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे अपना जहाज उतारता है। इसकी बात करें जो ये कालीकट बंदरगाह है ये कहाँ पर है, कालीकट बंदरगाह है जी केरल के अंदर। तो कहते हैं हम कि सबसे पहले जो राजा ये वास्को डी गामा था ये केरल के कालीकट पे पहुंचता है और केरल का एक राजा है और उस राजा का नाम क्या है, तो वो है राजा जमोरियन। अब राजा जमोरियन की अगर बात कर लें तो इसके राज्य में ये पहली बार आता है वास्को डी गामा और जो राजा जमोरियन है ये क्या करता है, इसका करता है भव्य स्वागत। तो क्या करता है जी, इसका करता है भव्य स्वागत। यहाँ पे अगर हम बात करें जब इसका भव्य स्वागत किया गया तो वास्को डी गामा को पसंद आ जाता है, बाद वास्को डी गामा को राजा जमोरियन की मेहमान नवाजी से ये खुश होता है और लगभग माना जाता है कि जो वास्को डी गामा है 6 महीनों तक भारत रहता है और 6 महीनों के बाद वास्को डी गामा जब अपने यहाँ वापस लौटता है तो साथ में क्या लेके जाता है, तो साथ में लेके जाता है ये काली मिर्च। क्या लेके गया, काली मिर्च लेके गया
और साथ में क्या लेके जाता है, जटामासी। तो काले मिर्च और जटामासी जो ये साथ में अपने लेके गया अपने पुर्तगाल के अंदर, और पुर्तगाल के अंदर जो इनको ले जाता है और ले जाने के बाद इनको जब वहां पे बेचता है तो ये इनमें 60 गुना मुनाफा कमाता है। अब जो वास्को डी गामा आया है और गया है, आने जाने में जो इसका खर्च हुआ है वो सारा खर्च वगैरह निकाल कर तो इसने 60 गुना इनसे मुनाफा कमाया। कितना कमाता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। अब जाहिर बात है कि अगर इतना मुनाफा ये कमाएगा तो एक बार फिर क्या आएगा, ये भारत आता है। और एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ वास्को डी गामा भारत कब आता है। तो वास्को डी गामा की अगर भारत आने की बात करें तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था 3 बार। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 बार कब कब आया। सबसे पहले कब आया था ये, 1498 के अंदर। तो पहली बार कब आया, 1498 के अंदर। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये आया 1502 के अंदर। तीसरी अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा भारत कब आता है, 1524 में। और यहाँ पे बात करें जैसे ही वास्को डी गामा 1524 में भारत आता है तो इस टाइम पे वास्को डी गामा की हो जाती है भारत में मृत्यु। तो 1524 में वास्को डी गामा की भारत के अंदर ही क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पे है। तो वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पे है जी, वास्को डी गामा की अगर कब्र की बात करें तो ये कब्र है पुर्तगाल के अंदर। कहाँ पे है, पुर्तगाल के अंदर क्या है, इसकी कब्र है। लेकिन ये पूछ ले कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो मृत्यु कहाँ पे होती है, भारत में, लेकिन कब्र कहाँ पे है, पुर्तगाल में। अब यहाँ पे बात कर ले हम, जो ये पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आता है, अगर इसकी बात करें तो इसी के साथ ही पुर्तगाली कंपनी का आगमन होता है 1498 के अंदर। और इसको क्या नाम दिया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया जी पुर्तगीज। क्या नाम दिया गया, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया जाता है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1498 के अंदर। कब आती है जी, ये आती है 1498 के अंदर। यहाँ पे डिस्कशन करें तो पुर्तगाल कंपनी किसके साथ आई, वास्को डी गामा के साथ आई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बाद कंपनी तो आगे 1498 में। बात करें हम 1500 की, किसकी बात करें हम, 1500 की। अगर इस टाइम की बात करें, इस डेट की बात करें तो इस दिन क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अल्वारेज। क्या है, अल्वारेज। अगर इसकी बात करें तो ये कौन है, अल्वारेज काम्ब्रेल नामक एक व्यक्ति है। कौन है, अल्वारेज काम्ब्रेल। अगर काम्ब्रेल की बात करें हम, यहाँ पे इसका डिस्कस करें, अल्वारेज काम्ब्रेल का अगर डिस्कस करें हम, तो इस अल्वारेज काम्ब्रेल की बात करें तो ये क्या लेके आता है, ये लेके आता है एक फरमान। क्या लेके आता है जी, ये लेके आता है फरमान। और इस फरमान के तहत ही पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, इसको अधिकार मिलते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको भारत में व्यापार करने के अधिकार कब मिले, तो इसको भारत में व्यापार करने के अधिकार मिलते हैं कब, 1500 में। 1500 में फरमान कौन, अल्वारेज काम्ब्रेल क्या करता है, फरमान लेके आता है।
इसके बाद ये क्या करेंगे, भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करेंगे। कब? 1503 के अंदर। तो 1503 में क्या किया गया, व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। और ये व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ पे स्थापित की थी, ये की थी जी कोच्चि के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे हुई, कोचीन। इसी को क्या बोल देते हैं हम, कोचीन बोल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें कि दूसरी पुर्तगाल की व्यापारिक कोठी कहाँ पे बनी। 1503 में पहली बनी, लेकिन दूसरी कब बनी जी, 1505 के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1505 में दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली गई, तो ये खोली गई जी कन्नूर में। कहाँ पे खोली गई, कन्नूर के अंदर। पहली कोच्चि के अंदर, दूसरी कन्नूर के अंदर। कब? 1505 में। यहाँ पे बात कर लें, जो ये कोचीन फैक्ट्री है जिसका निर्माण 1503 में हुआ है, अगर इसकी हम बात करें, हम कोचीन की अगर हम बात करें 1663 में इस पे अधिकार हो जाता है किसका, डचों का। डच क्या कर लेते हैं 1663 में कोची पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोची ने कर लिया, लेकिन इसके बाद हम बात करें 1814 में। 1814 में इस पे अधिकार कौन कर लेते हैं, इस पे अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। देखो 1503 में कोची की स्थापना हुई, 1663 में डचों ने अधिकार कर लिया, फिर इस डचों से छीन लिया इसको किसने, अंग्रेजों ने। कब? 1814 में। तो यहाँ पर ये इसकी व्यापारिक कोठियों की अगर हम बात करें तो कोचीन और कन्नूर में जो व्यापारिक कोठियां थी, इन पे अधिकार किसका हो गया, 1663 में डचों का, और डचों से छीन लिया गया 1814 में किसने, अंग्रेजों ने। तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद। अब पुर्तगाल ने जो कंपनी बनाई, इन्होंने व्यापारिक कोठियां बनाई, और इसके बाद ये क्या करते हैं, अच्छे से ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और भारत में क्या करेंगे, अब व्यापार करेंगे। अगर भारत में ये व्यापार करेंगे तो इनको क्या चाहिए, भारत में गवर्नर भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब कौन आएगा, एक गवर्नर आएगा, उसका, पुर्तगाली कंपनी का। और क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, पुर्तगाल कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो बता दीजिए फटाफट से, कमेंट कर दीजिए एक बार फटाफट से कि पहला गवर्नर कौन था। फिर इसको हम आगे करते हैं, आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू। तो अब बात कर लें पुर्तगाल कंपनी की अगर हम बात करें तो एक गवर्नर बन के आता है 1505 के अंदर, और ये कब तक रहता है, 1509 के तक। अब ये व्यक्ति है कौन, इसकी बात करें हम, फ्रांसीसी अल्मेडा। कौन है, फ्रांसीसी अल्मेडा। क्या नाम है, फ्रांसीसी अल्मेडा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि फ्रांस जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका पहला गवर्नर कौन है, फ्रांसीसी अल्मेडा। इसी को बोल देते हैं फ्रांसीसी को, क्या बोल देते हैं, फ्रांसिस्को अल्मेडा बोल देते हैं। अब ये गवर्नर बन के भारत में आता है, और गवर्नर बनकर जब ये भारत में आया 1503-5 में, वो कब तक रहता है, 1509 में। लेकिन बात कर ले गवर्नर से पहले ये किस पद पर था, गवर्नर से पहले ये किस पद पर था, तो गवर्नर से पहले 1503 में कोचीन में आया था, क्या, एक कमांडर के रूप में। जब कोचीन में व्यापारिक कोठी खोली गई तो वहां पे किसके रूप में आता है, ये एक कमांडर के रूप में आता है। लेकिन आज बन जाता है ये क्या, पुर्तगाल कंपनी का गवर्नर। इसके बाद अगर हम बात करें तो
ये गवर्नर बना और गवर्नर बनने के बाद ये क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये एक्टिवेट करता है। कौन, फ्रांसीसी अल्मेडा। इसके मतलब क्या है, नीले पानी की नीति। क्या, नीले पानी की नीति। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति किसने एक्टिवेट की और इसका क्या मतलब है। तो इसकी अगर हम बात करें, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन था, फ्रांसीसी अल्मेडा। और इसका मतलब क्या है, अगर इसकी बात करें, इसने कहा अब कोई भी समुद्री जहाज क्या करेगा, अब कोई भी समुद्री जहाज अगर भारतीय बंदरगाह पे उतरेगा व्यापार करने के लिए, अगर भारतीय बंदरगाह पे उतरेगा तो उसको पे करना पड़ेगा हर्जाना, उसको पे करना पड़ेगा टैक्स। और टैक्स कौन लेगी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि हमारे बंदरगाह पर, भारतीय बंदरगाह पे जो भी जहाज उतरेगा उसको पे करना होता है जी टैक्स। और टैक्स कौन ले रहा है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम, अगला गवर्नर कौन बना। अब इसके बाद फिर एक गवर्नर आता है ना, और अगला गवर्नर कौन है, अल्फांसो डी उल्बुर्क। कौन है अगला गवर्नर, अल्फांसो डी उल्बुर्क। ये गवर्नर कब बनता है, तो ये गवर्नर बनता है 1509 में। अब अगला गवर्नर आएगा कब, 1509 में। और कब तक रहता है, ये रहता है 1515 तक। यहाँ पे बात करें ये कौन है, तो नाम क्या है इसका, अल्फांसो दा अल्बुर्क। कौन है, अल्फांसो दा उल्बुर्क। 1509 से और 1515 तक क्या रहता है, ये गवर्नर रहता है। और इसे ही माना जाता है क्या, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक। क्या माना गया इसको, वास्तविक संस्थापक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो कौन है, अल्फांसो दा अल्बुर्क। अब इसने ऐसा क्या किया, इसने ऐसा क्या किया, बात करें हम 1509 के अंदर जो कोची है, यानी कि जो कोचिन है, उस कोची को क्या कर लिया इसने, अपनी राजधानी बनाया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कौन सी बनी। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली राजधानी बनी थी कौन सी, कोचिन। और कब बनी, 1509 के अंदर। इसके बाद की अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं 1510 में। तो 1510 में इसने क्या किया, अल्फांसो दा अल्बुर्क ने गोवा पर अधिकार, कहां पर किया, गोवा पर अधिकार कर लिया। कब, 1510 में। और आपको पता है अंतिम रूप तक जो बात आजादी के बाद भी गोवा पर अधिकार किसका था, पुर्तगालियों का। और इस गोवा को आजाद कब करवाया गया, 1961 में। कब करवाया गया जी, 1961 में। देखो गोवा पे अधिकार कब हुआ, 1510 के अंदर। किसने किया, अल्फांसो दा उल्बुर्क ने। कब किया, अल्फांसो दा उल्बुर्क ने क्या किया, 1510 में गोवा पे अधिकार किया। और अंतिम रूप से लास्ट बार स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पर अधिकार किसका रहता है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये कब तक रहता है, 1961 तक। 1961 में इनको क्या कर दिया
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब बात आती है ये गोवा किसके पार था? बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ पर। किस पे था? बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ पर क्या था? ये गोवा था। कब? 1510 में। तो उससे क्या कर लिया गया था? इसको छीन लिया गया था। इसके बाद फिर बात करें इसने और क्या किया? इसने और क्या किया था? इसने माना जाता है कि इसने भारत में क्या करवाई, लगभग जब ये भारत में आता है गवर्नर बनकर, तो अपने साथ क्या लेकर आता है? तो अपने साथ ये लगभग 4000 सैनिक लेके आया। क्या आया जी? ये लगभग अपने साथ 4000 सैनिक लेके आया था। और 4000 सैनिकों की क्या करवा दी इसने? भारत में शादी करवा दी जी। अब जैसे ही 4000 सैनिकों की भारत में शादी होती है, तो हम क्या करेंगे कि जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक पहले 4000 थे, अब हो गई शादियां, तो अब ये क्या हो गए? डबल हो गए। अब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य कितने हो गए? 8000 हो गए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या की? यहाँ पे तरक्की की और गति की। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इसने क्या किया? 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद बात करें हम 1515 में इस अल्फांसो दा अलबुर्क ने क्या किया? सेंट जेवियर नामक एक चर्च की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत का पहला चर्च कहाँ पर बना? उसमें पहला भारत का कौन सा चर्च था? तो इसी ने इसकी क्या की? एक चर्च की भी स्थापना की। और चर्च का नाम क्या है? सेंट जेवियर चर्च। क्या नाम है जी? सेंट जेवियर चर्च इसका क्या है? नाम है। तो भारत में पहला चर्च बनाया गया कब? 1515 में। और नाम क्या है? सेंट जेवियर चर्च। और अल्फांसो दा अलबुर्क की अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसको क्या किया जाता है? गोवा में ही दफनाया जाता है। तो मृत्यु के समय क्या होता है? इसको गोवा में दफना दिया जाता है। और इसने क्या किया था? अल्फांसो दा अलबुर्क ने, इसने एक और बड़ा महान कार्य किया, बहुत अच्छा काम किया था। इसने अपने साम्राज्य में क्या कर दी थी जी? सती प्रथा बैन कर दी थी। क्या कर दी थी इसने अपने साम्राज्य में? सती प्रथा बैन। तो अल्फांसो दा अलबुर्क ने अच्छा काम ये किया था, सती प्रथा बैन करने का। यहाँ पे बात करें, अगर इसके समय की बात करें, जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या बन सकती थी? प्रबल जल शक्ति। सबसे ज्यादा अगर जल शक्ति किसी के पास है तो वो क्या है? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है? प्रबल जल शक्ति अल्फांसो दा अलबुर्क के पास। तो इसलिए इतने कार्य इसने किए, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? पुर्तगाल कंपनी का वास्तविक संस्थापक है। तो बात करें हम, आज हमने क्या क्या देखा कि वास्को डी गामा भारत में कितना मुनाफा कमाता है, कितनी बार आता है, उसके बाद इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां खोली, और फिर हमने इसके गवर्नरों पे डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो सेशन है यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे प्रॉपर वे से इनके नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे। तो अच्छे प्रॉपर वे से नोट्स बनाए हैं, तो ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आपसे हर रोज एक नई सेशन में और एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, एक तरफ हमारी हिस्ट्री की चल रही है, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले बार एग्जाम में
पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों पे भी आप क्या करते रहे, डिस्कशन करते रहे, देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे। तो प्यारे बच्चों, फिर कल मिलेंगे हम, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि पुर्तगाल कंपनी का जो पतन होता है वो किस कारण से होता है और उसके बाद कैसे को दूसरी कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। तो ऐसे ही हम डेली के डेली छोटे छोटे टॉपिक पे क्या करते रहेंगे, हम हमारी क्लासेज बनाते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे हम कल जो पुर्तगाल कंपनी है इसको फिनिश करें और पुर्तगाल को फिनिश करके हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तो बाय बाय।